नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश PCW में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जस्ट है ना एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो पैरामेडिकल के जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसकी भी जो डेट है वो आ चुकी है। तो आप लोग जो है अपनी जो तैयारी चल रही है उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में जो है एग्ज़ाम जो है हमारा वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं, और जो हमारा पेपर है वो 2016 का चल रहा है। ठीक है, तो 2016 का जो पेपर जो है उसका हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ NO प्लस कन्वर्टिंग इनटू NO द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि हमारे पास ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है ना। ये क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से आया है? तो बेसिकली ये टॉपिक क्वेश्चन जो है हमारा वो एक थ्योरी है जिसका नाम है MOT, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या आणविक कक्षक सिद्धांत, वहां से आया ये क्वेश्चन। अब MOT जो क्या कहना चाहती है, तो MOT को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। MOT दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहली जो है वो है अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 14 तक के इलेक्ट्रॉन के लिए MOT, 14 तक के लिए MOT। और दूसरा जो है हमारे पास है ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है 14 से अधिक के लिए MOT। तो दो पार्टीशन में हम लोगों ने MOT को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है और इसके लिए अलग। 14 तक के इलेक्ट्रॉन का ये मतलब है, जैसे मैंने लिख दिया बोरोन B2, या मैंने लिख दिया C2, या लिख दिया मैंने N2, तो आप देखेंगे बोरोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 14 इलेक्ट्रॉन है। ये सारे के सारे जो है वो 14 तक के इलेक्ट्रॉन में आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं N2 माइनस, या मैं बात करूं O2 माइनस, या मैं बात करूं O2, तो इनके पास सभी के पास 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन है। तो दो पार्टीशन में मैंने MOT को कर दिया। पहले मैं इसको समझा देता हूं, फिर मैं इसको समझा देता हूं, फिर मैं इस क्वेश्चन की तरफ आ जाऊंगा। तो जब हम इसकी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। यहां हम लोगों ने कुछ सर्कल बनाना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 और ये 9। ये कुछ तरह के सर्कल आपको याद रखने, डायरेक्ट याद कर दो तो भी अच्छी बात है। यहां हमने सर्कल बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखिए क्या करना है इसमें, मैं लिख देता हूं नाम। इसको मैंने लिख दिया सिग्मा 1s, इसको लिख दिया मैंने सिग्मा 1s स्टार, इसको लिख दिया मैंने सिग्मा 2s, इसको लिख दिया मैंने सिग्मा 2s स्टार। ये हो गया मेरा पाई 2py, ये मेरे पास हो गया पाई 2px, ये हो जाएगा मेरे पास सिग्मा 2pz, ये मेरे पास हो जाएगा पाई स्टार 2px, और ये मेरे पास हो जाएगा पाई स्टार 2py। 2py इसको x कर देते हैं, इसको y कर देते हैं। सिमिलर वे में जब मैं इधर अरेंज में लिखूंगा तो उसको मैं लिखूंगा सिग्मा 1s, इसको मैं लिख रहा हूँ सिग्मा 1s स्टार, इसको मैं लिख रहा हूँ सिग्मा 2s, इसको मैं लिख रहा हूँ सिग्मा 2s स्टार, इसको लिख रहा हूँ मैं सिग्मा 2pz, यहाँ लिख रहा हूँ मैं पाई 2py, यहाँ लिख रहा हूँ मैं पाई 2px, फिर यहाँ हो जाएगा मेरे पास क्या पाई स्टार 2py, और यहाँ लिख दिया मैंने पाई स्टार 2px। ये हो गया बेसिकली दो कॉन्सेप्ट हो गए। ये इधर वाला जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन तक का है, और इधर वाला जो है 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तक का है। अगर आप क्वेश्चन पे अप्रोच करेंगे तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ NO प्लस की। तो मुझे ये देखना है कि NO प्लस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। NO प्लस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से एक माइनस कर देंगे। तो पहले 7 और 7 14, 15 में से एक माइनस करेंगे। तो कहने का मतलब है कि NO प्लस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 14। ठीक है, जबकि NO के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 15 है। इसका मतलब ये है कि 14 वाले के लिए कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, 15 वाले के लिए कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो हम फिल करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा 2, ये 4, ये 6, ये 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये तो हो गया 14। अब 14 से मैं जा रहा हूँ किसकी तरफ, 15 की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास था क्या NO प्लस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, NO के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ये बात है। तो अब NO के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन किस में ऐड हुआ, पाई स्टार 2px में ऐड हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है पाई स्टार 2px में ऐड हो रहा है। पाई स्टार जो है देखो ये तो है सिग्मा स्टार, तो ये नहीं हो सकता, ये ओनली पाई है तो ये नहीं हो सकता, ये सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है तो ये भी नहीं हो सकता, ये वाला जो है वो पाई स्टार है। तो आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में ऐड हुआ है, पाई स्टार ऑर्बिटल में ऐड हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, पाई स्टार। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये पाई स्टार ऑर्बिटल है।
समझ गए, आंसर आ जाएगा डी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन और ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहा है कि व्हाट विच पेयर डज नॉट कंटेन स्पीशीज विद सिमिलर शेप, यानी 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इसमें देखा है कि किसका जो शेप है वो एक जैसा नहीं है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिनका संकरण या हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और लोन पेयर भी सेम हो लगभग, तो उनका आकार जो होता है, शेप वो सेम होता है। तो हमारे को अप्रोच रखनी है कि किस किस प्रजातियों का या किस किस स्पीशीज का संकरण हमारा सेम है। जिसमें पहला दिया हुआ है CH4 और BF4 माइनस। संकरण कैसे निकालते हैं इसका भी एक तरीका है, मैं वो तरीका बता रहा हूं आपको। संकरण निकालने का तरीका होता है H बराबर, यहाँ पर H डिनोट करता है हाइब्रिडाइजेशन को, वो होता है 1/2। फिर हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज। यहाँ लिख रहा हूं मैं केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसको समझ लीजिए एक बार। केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस यहां आएगा साइड परमाणु, फिर आएगा प्लस माइनस आवेश। ये एक फॉर्मूला है संकरण निकालने का, इसमें टाइम बचता है बहुत। जैसे एग्जांपल की बात करें, मेरे पास CH4 लिखा हुआ है, आपसे ये पूछा है कि CH4 में संकरण क्या होगा, तो सिंपल सी भाषा है कि H बराबर यहां आएगा 1/2, फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इसके बाद क्या करेंगे, H बराबर 1/2। केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये हमारा केंद्रीय परमाणु ये है कार्बन में है 4 इलेक्ट्रॉन, तो लगा दिया 4, फिर प्लस। फिर आपके पास लिखा हुआ है साइड परमाणु, तो साइड परमाणु देखेंगे तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लगा दिया मैंने 4। फिर लगा दिया मैंने प्लस माइनस आवेश। CH4 पे कोई भी आवेश नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, H बराबर 1/2, 4 और 4 8 हो जाएगा, 8/2 कितना हो जाएगा 4 का मतलब संकरण जो हो जाएगा वो मेरा sp3 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि CH4 का जो संकरण है वो sp3 होता है। अगर इसका भी संकरण sp3 आ गया तो इन दोनों का आकार जो होगा वो सेम हो जाएगा। अब मैं BF4 माइनस का संकरण निकालूंगा, देखें हम लोग निकालने चाह रहे हैं H बराबर, फिर से मैंने वही फॉर्मूला लगाया 1/2। अब हमें संकरण किसका निकालना है, BF4 माइनस का निकालना है। BF4 माइनस बोरोन केंद्रीय परमाणु हो गया, बोरोन के वायतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, फिर लगा दिया हमने प्लस। यहाँ F4 लिखा हुआ है तो साइड परमाणु हो गए 4, फिर प्लस। क्यों प्लस, क्योंकि ऊपर -1 है। अगर ऊपर माइनस आए तो यहाँ पर आपको प्लस लगाना है, और अगर यहाँ पर प्लस आए तो यहाँ पर माइनस लगाना है। यहाँ लगा दिया मैंने 1, तो H बराबर बोलो कितना हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट क्लोज। 4 और 3 7 और 1 8, 8/2 का मतलब 4 का मतलब हो जाएगा sp3। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का संकरण जो है, इसका भी sp3 हो जाएगा और इसका भी sp3 हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि वो बोला नहीं करता है। नाउ I3 प्लस लिखा हुआ है, I3 माइनस लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख दिया मैंने I3 प्लस और यहाँ लिख दिया मैंने I3 माइनस। एक काम करते हैं, I3 प्लस को मैं ऐसे लिख देता हूँ I2 प्लस, और I3 माइनस को मैं लिख देता हूँ I2 माइनस। अब अगर इन दोनों का संकरण सेम आ जाएगा तो इनकी स्ट्रक्चर सेम हो जाएगी, और संकरण अलग अलग है तो स्ट्रक्चर सेम नहीं होगी। तो H = 1/2, ब्रैकेट क्लोज। आयोडीन के वायतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, फिर लगा दिया मैंने प्लस। फिर लिखा हुआ I2 में होते हैं 2। देखिए ये इसके तो वायतम कोश के इलेक्ट्रॉन प्लस साइड परमाणु, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस लगा दिया। तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 और 2 9 में से 1 गया 8, 8/2, यानी H का जो मान आ गया वो मेरे पास कितना गया 4 का मतलब हो जाएगा sp3। इसका मतलब है I3 प्लस का जो संकरण है वो sp3 आ रहा है। अब बात करते हैं I3 माइनस की, तो I3 माइनस को मैंने मान लिया था I2 - 1, H बराबर 1/2, ब्रैकेट क्लोज। फिर से आयोडीन के वायतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस मैंने जोड़ दिया 2, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आ जाएगा, 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो यहाँ हो जाएगा 10/2। 10/2 का मतलब हो जाएगा H बराबर 5, और 5 का मतलब हो जाएगा sp3d। आप देखेंगे दोनों का संकरण सेम नहीं है, sp3 और sp3d है, इसका मतलब ये जो आंसर है यही हो जाएगा। फिर भी मैं थर्ड वाला चेक करके बता देता हूँ, एक लिखा हुआ HCN और एक लिखा हुआ C2H2। अगर आप HCN की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है, और अगर आप C2H2 की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन का संकरण sp होता है। यहाँ पर भी देखेंगे दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो ये भी sp हो जाएगा और ये भी sp हो जाएगा। इसका मतलब दोनों कार्बन का संकरण जो sp है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर फाइनली मेरे पास कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, ये चौथा वाला तो मैंने रिपीट कर दिया क्योंकि सेम ऑप्शन है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास थर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गैस है जो एब्जॉर्ब करती है, यहाँ हर बात का एक स्टेटमेंट है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का है, उष्मागतिकी का है, और थर्मोडायनेमिक्स में हमें प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो हम क्या देख रहे हैं, अ गैस एब्जॉर्ब्स 250 जूल ऑफ हीट।
कहना ये चाह रहा है कि एक गैस जो है ना वो 250 जूल उष्मा का अवशोषण करती है। जब गैस अवशोषण करती है तो प्लस 250 जूल। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि एंड एक्सपेंड्स फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 0.5। दूसरा है कि यदि गैसों में प्रसार होता है, प्रसार का मतलब होता है फैलना। अब फैल कहां से रहा है, 1 लीटर से कहां तक फैल रहा है, 10 लीटर तक फैल रहा है, और जो प्रेशर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 0.5 atm। जब कभी भी गैस फैलती है तो किया गया कार्य जो होता है वो ऋणात्मक होता है, वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा, किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। जब उष्मा अवशोषित होती है तो प्लस, अगर प्रसार होता है तो किया गया कार्य माइनस। तो फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, पहले कार्य निकाल रहा हूं, W बराबर क्या फॉर्मूला होता है, P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 और आगे साइन आता है माइनस का। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास माइनस P एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.5। ठीक है, और यहाँ पर V2 1 से 10 हो गया तो 10 रखोगे यहाँ पर, 10 माइनस 1 कितना हो गया मेरे पास, कार्य का जो मान आ गया वो कितना आ गया, माइनस 0.5 इंटू 10 में से 1 गया 9, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, माइनस 9 × 45, 4.5 यूनिट का इंपॉर्टेंट बात है एटीएम लीटर। आपके पास जो कार्य आया वो क्या था, माइनस 0.5 एटीएम यूनिट है। फिर इसकी बात करेंगे तो 10 माइनस 1 यहाँ आ जाएगा लीटर, तो मेरे पास W बराबर जो आएगा माइनस का 0.5 इंटू 10 में से 1 गया 9, या मेरे पास आएगा एटीएम इंटू लीटर। तो W बराबर मेरे पास कितना आएगा, 9 × 45, ये हो जाएगा 4.5, ये हो जाएगा एटीएम इंटू लीटर। लेकिन अगर आप देखेंगे आपको जो कार्य दिया हुआ है वैल्यूज ऑफ Q एंड W सेकंड नंबर पे है, तो कार्य जो जूल में दिया हुआ है। अब जूल में दिया हुआ है तो प्रॉब्लम है, हमारा जो आंसर आ रहा है वो एटीएम लीटर में आ रहा है, जबकि ऑप्शन में दिया हुआ है जूल। तो आप एक काम करेंगे, 1 एटीएम लीटर जो होता है वो इक्वल टू होता है 101.3 जूल के। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो W बराबर यह आएगा माइनस का 4.5 इंटू यहाँ कितना आएगा 101.3 जूल। ये तो हो गया मेरे पास कार्य। उष्मा की बात करेंगे, Q अभी मैंने बताया है Q के बारे में। Q क्या बताया था, अवशोषित हो रहा है तो जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। प्लस में कितना अवशोषित हो रहा है, 250, तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस 250। तो देखते हैं इस तरीके का ऑप्शन क्या है। C और D तो गलत हो गया क्योंकि ये माइनस लगा रखा है, माइनस लगा रखा है। अब या तो A सही है या फिर ये सही है। अच्छा, दूसरी बात है, अब इसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं रिक्वायरमेंट, क्योंकि दूसरा जो पूछ रहा है वो कार्य पूछ रहा है, और अभी मैंने बता दिया कार्य माइनस में होगा। तो आप देखेंगे पहले ऑप्शन में कार्य माइनस है जबकि दूसरे ऑप्शन में कार्य प्लस है, तो दूसरा भी गलत हो गया क्योंकि हमारा कार्य माइनस में आना है। इसका मतलब आंसर जो हो जाना चाहिए, ए हो जाना चाहिए। उष्मा प्लस आएगी, कार्य माइनस आएगा। उष्मा प्लस आएगी, इसका मतलब सी और डी में उष्मा माइनस दी हुई है, तो सी और डी तो वैसे ही गलत हो गया। अब बचता है ए और बी। ए और बी में उष्मा हमारी प्लस है। अब कार्य की बात करें, कार्य मेरा माइनस आएगा, तो दूसरे ऑप्शन में देखेंगे कार्य प्लस में दिया हुआ है जबकि पहले ऑप्शन में कार्य माइनस में है, तो फिर आंसर ये हो जाएगा। आपको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक क्या पूछ रहा है, ई। मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, आप लोग निकाल लेना, हटा देता हूं उसको। तो मैं फॉर्मूला होता है डेल्टा ई बराबर डेल्टा क्यू प्लस कितना आएगा डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ उष्मा की वैल्यू रखी है, कार्य की वैल्यू रखी है, आपके साथ आंतरिक ऊर्जा की वैल्यू आ जाएगी, पर जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि आपका आंसर जो है 2 से ही सॉल्व हो गया। फिर भी इनकेस अगर पूछ लेता है तो आप इस फॉर्मूले में रख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पर्टिकुलर रिएक्शन हैज ए नेगेटिव वैल्यू फॉर द फ्री एनर्जी चेंज देन द ऑर्डिनरी टेम्परेचर इज। ये कह रहा है कि एक रिएक्शन है जिसके लिए डेल्टा जी की जो वैल्यू है माइनस है, देन द ऑर्डिनरी चेंज। एक बार ऑप्शन पढ़ लेते क्या बोला, इट हैज ए लार्ज नेगेटिव वैल्यू फॉर, ये इस तरीके के ऑप्शन दिए हुए, इट हैज ए नेगेटिव वैल्यू फॉर द एंट्रोपी। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको डेल्टा जी माइनस रखना है। तो मेरे पास एक इक्वेशन है, डेल्टा जी बराबर इक्वेशन होती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसको हम कहते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या नाम होता है इसका, इसको बोलते हैं हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये इक्वेशन है, हमें ये बताएगी कि ये इक्वेशन के में डेल्टा जी प्लस हो सकता है, डेल्टा जी माइनस हो सकता है, डेल्टा जी जीरो हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार डेल्टा जी को माइनस में बोला है, फ्री एनर्जी किस में बोली है, माइनस में। इसका मतलब है डेल्टा जी माइनस होना चाहिए। अब डेल्टा जी को माइनस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्योंकि डेल्टा जी डिपेंड कर रहा है, डेल्टा एस पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा एस पे डिपेंड कर रहा है और टी पे डिपेंड कर रहा है। तो देखकर ये कहना मुश्किल है कि डेल्टा जी प्लस होगा या माइनस होगा, आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी। ऑप्शन किस तरीके के दिए हुए, इट हैज ए लार्ज नेगेटिव वैल्यू फॉर द एंट्रोपी चेंज। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ इट हैज ए लार्ज पॉजिटिव वैल्यू फॉर एंट्रोपी चेंज। तीसरा दिया हुआ इट हैज ए पॉजिटिव वैल्यू फॉर द एंट्रोपी चेंज, और दिया हुआ इट हैज ए पॉजिटिव वैल्यू फॉर द एंट्रोपी चेंज एंड नेगेटिव वैल्यू फॉर द एंथैल्पी चेंज। लास्ट वाला ऑप्शन में रिपीट कर देता हूं क्या सीन है। देखो इक्वेशन क्या आती, डेल्टा जी इज इक्वल टू, मेरे पास इक्वेशन थी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू, आप क्या देखेंगे, इट हैज ए पॉजिटिव वैल्यू फॉर द एंट्रोपी। व्हाट इज एंट्रोपी, एंट्रोपी इज डेल्टा एस, एंट्रोपी की तो वैल्यू कह रहा है वो पॉजिटिव। दूसरा
एंड नेगेटिव वैल्यू फॉर द एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज का मतलब होता है डेल्टा एच, वो किस में कह रहा है, नेगेटिव में। एक बार वैल्यूज रखते हैं इसके अंदर, जब आप वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच का मान किस में आएगा, माइनस में दे रखा है क्वेश्चन में, फिर लगाएंगे माइनस टी और डेल्टा एस का जो मान है वो प्लस दिया हुआ है। अब आप देखेंगे ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, इसका मतलब है ये आंसर कभी भी प्लस नहीं आ सकता। एक वैल्यू माइनस में है, दूसरी भी माइनस में है, तो ये वाला जो आंसर आएगा वो कभी भी प्लस नहीं हो सकता। और वो क्या भी कह रहा है कि नेगेटिव वैल्यू चाहिए हमें, तो डी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी वैल्यू में क्लियर कट बोला है कि डेल्टा एच और डेल्टा एस जो है वो प्लस और माइनस है, तो ये वैल्यू डेल्टा जी कभी भी क्या नहीं हो सकती, प्लस नहीं हो सकती, क्योंकि एक इक्वेशन में अगर दो माइनस है तो वैल्यू प्लस नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्य अवस्था। ये रिएक्शन दी हुई है, SO2 Cl2 कन्वर्ट होता है SO2 प्लस Cl2 में, इस अटेंड है 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन क्लोज कंटेनर। इसका मतलब है कि बंद पात्र में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर साम्य अवस्था प्राप्त हुई। आगे कहता है कि इनर्ट गैस जो है हीलियम इंट्रोड्यूस इन द सेल। इसका मतलब है इस अभिक्रिया में आपने बाहर से इनर्ट गैस का मतलब अक्रिय गैस, वो आपने बाहर से डाली। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, एक तो होती है साम्य अवस्था और एक होती है साम्य अवस्था स्थिरांक। एक तो होती है साम्य अवस्था और एक होती है साम्य अवस्था स्थिरांक, ये दो बातें होती है। साम्य अवस्था जो है वो तो साम्य अवस्था जो है वो ताप, दाब, आयतन, उत्प्रेरक सभी से प्रभावित हो सकती है, लेकिन साम्य अवस्था स्थिरांक जो होता है ना वो केवल एयर और केवल तापमान से प्रभावित होगा, बाकी कोई भी कारक जो है साम्य अवस्था स्थिरांक को प्रभावित नहीं कर सकता। आपने प्रेशर बढ़ाया कोई मतलब नहीं है, आपने आयतन बढ़ाया तो भी कोई मतलब नहीं है, आपने इंट्रोड्यूस कर दी इनर्ट गैस अक्रिय गैस डाली तो भी कोई मतलब नहीं है। साम्य अवस्था स्थिरांक ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो साम्य अवस्था स्थिरांक का मान कभी भी परिवर्तित नहीं होगा जब आप अक्रिय गैस डाल रहे हो। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ SO2 Cl2 एंड विल बी चेंज, संभावना है होने की। मोर क्लोरीन इज फॉर्म्ड, ये भी संभावना है। CO एंड OR इज रिड्यूस। आगे तुम देखोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये वर्ड लिखा हुआ है देखो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब होता है साम्य अवस्था स्थिरांक, और साम्य अवस्था स्थिरांक का जो मान होता है वो केवल तापमान से प्रभावित होता है। क्वेश्चन में तापमान को प्रभावित नहीं कर रहा, क्वेश्चन में तापमान नियत है, तो साम्य अवस्था स्थिरांक का मान भी परिवर्तित नहीं होगा, विल रिमेन अनअफेक्टेड। ये बात सही है बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या, डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbSO4 इन 0.01, ये सांद्रता दी हुई है आपको। ठीक है, सॉल्यूशन इज इफ Kp फॉर PbSO4 इज 1.25 इंटू 10 की पावर 9। Kp नहीं होगा, ये मेरे हिसाब से कैसी होगा, ये गलत दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है। अच्छा एक बात समझिए, आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है PbSO4 की, और उसमें ऐड किसको कर रहे हैं हम लोग, Na2SO4 को ऐड कर रहे हैं। एक शब्द आता है, इसको हम बोलते हैं सम आयन प्रभाव। क्या मतलब होता है सम आयन प्रभाव का, जिसको हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या कहते हैं हम लोग इसको, कॉमन आयन इफेक्ट। सम आयन प्रभाव, सम आयन प्रभाव का मतलब होता है कोई एक आयन समान होना चाहिए। अब इतना सा आप समझ लीजिए, आप देखेंगे इस SO4 में और इस SO4 में दोनों में एक आयन समान है, तो मैं एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं आपको, ये Kc भी नहीं होगा, ये KsP होगा, ये गलत दिया हुआ, KsP है ये, नॉट Kc है, दैट इज KsP। तो मैं एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं आपको, एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं। जब कभी भी समायन से क्वेश्चन आए ना, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आप सिंपल सा लॉजिक याद रखिए, KsP बराबर वो होता है S इंटू C। KsP क्वेश्चन में दिया हुआ है, S का मतलब होता है विलेयता, S का मतलब क्या होता है, विलेयता, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। और C का मतलब होता है सांद्रता, सांद्रता का मतलब होता है कंसंट्रेशन। अगर आपको ये याद है फॉर्मूला तो 1 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए कैसे, फॉर्मूला क्या था, KsP बराबर S इंटू C। आपको निकालना है S बराबर क्या हो जाएगा, KsP अपॉन C हो जाएगा। KsP का मान की अगर बात करूंगा तो KsP दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.25 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन C सांद्रता। सांद्रता आपको क्वेश्चन में देखो दी हुई है 0.01, S बराबर ये हो जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर -9 इंटू कितना आ जाएगा 100। तो S बराबर कितना आएगा 1.25 इंटू 10 की पावर -7। देखते कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, 1.25 इंटू 10 की पावर -7, ये लो हो गया। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन आपने विदिन सेकंड कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मूला आया था KsP बराबर S इंटू C। 1.25 इंटू 10 की पावर -7 है, यूनिट वही होगी जो होती है, यूनिट क्या आ जाएगी, मोल अपॉन लीटर, ये आंसर आ जाएगा और ए आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा फॉर्मूला याद रखिएगा, लेकिन ये फॉर्मूला डमी वैलिड है, ध्यान रखना जब क्वेश्चन किससे आएगा, सम आयन प्रभाव से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन कह रहा है कि a solution contains NaOH and Na2SO4 pH of this solution। वैसे अगर आपको थोड़ा भी सेंस हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि a solution contains NaOH। अब NaOH जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? NaOH इज कॉल्ड प्रबल क्षार। क्या कहते हैं इसको? प्रबल क्षार। प्रबल क्षार का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेस। और आप लोगों को पता है कि बेस की पीएच जो होती है, वो पीएच जो होती है वो 7 से ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है? 7 से ज्यादा होती है। 7 से ज्यादा होती है ना? तो बेस की पीएच कितनी होती है? 7 से ज्यादा होती है। तो अब आंसर देख लेते हैं। आप देखेंगे ऑप्शन भी इस तरीके से दिए हैं, 7 लेस देन 7 ग्रेटर देन 7 0। तो आंसर ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 7 आ जाएगा। 7 से ज्यादा होगी क्योंकि NaOH की पीएच हमेशा जो होगी 7 से ज्यादा होगी। बेस की पीएच 7 से ज्यादा ही होती है। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बोला है। 2 ग्लासेस है, बल्ब A एंड B आर कनेक्टेड बाय अ वेरी स्मॉल ट्यूब। यानी 2 बल्ब हैं एक दूसरे से एक ट्यूब के थ्रू कनेक्टेड है। हैविंग ए स्टॉप कॉक, बल्ब A हैज ए वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो V1 वॉल्यूम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। एंड कंटेन द गैस वाइल B वॉज एम्प्टी। B खाली पड़ा है, बिल्कुल ठीक है। ऑन ओपनिंग द स्टॉप लॉक द प्रेशर फेल डाउन टू 40%। कहने का मतलब ये कि जैसे आपने इसको खोल दिया तो गैस इस तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करेगी, इस तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेगी। तो मान लेते हैं इसका पहले प्रेशर जो था वो P था। जैसे गैस इस तरफ जाने की कोशिश करेगी तो इसका प्रेशर जो होगा वो कह रहा है क्या? इसका प्रेशर A गैस का कितना 40% डाउन हो गया। तो कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द बल्ब B मस्ट बी। एक सिंपल सा लॉजिक है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर 2 बातें बोल रहा है, आयतन और दाब। आपने एक नियम पढ़ा होगा जिसका नाम है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम होता है कि अगर तापमान नियत हो तो P1 V1 जो होता है वो P2 V2 के बराबर होता है। तो पहले मैं फॉर्मूला लगा देता हूं। P1 V1 बराबर हो जाएगा मेरे पास कितना? P2 और V2। A गैस के लिए दाब P1 है, आयतन इसका दिया हुआ 100 सेंटीमीटर क्यूब बराबर। ये कह रहा है कि दाब जो है 40% गिर गया। 40% गिर गया तो कितना बचेगा? 40/100 इंटू P, और यहाँ लगा दिया मैंने एक बार V2 लगा दिया। यहां से मेरे पास जो V2 का P से P कैंसिल हो गया। यहाँ V2 का जो मान आएगा एक बार वो कितना आएगा? 100 इंटू 100 अपॉन कितना आएगा मेरे पास? ये हो जाएगा मेरे पास 40। 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 1000 अपॉन कितना आएगा? 4। 1000 अपॉन 4 का मतलब हो जाएगा मेरे पास कितना? ये हो जाएगा 4 दूनी 8। ये तो आयतन जो हो जाएगा वो 250 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात समझिए, ध्यान से समझिए। आपको पहले जो आयतन दिया हुआ था वो 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था। तो मैं इसको अभी इरेज कर देता हूं एक बार। आपको पहले जो आयतन दिया हुआ था वो 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था, और बाद वाला जो आयतन हो गया वो कितना हो गया? 250 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो कह रहा है कि B का आयतन कितना होगा? तो B का आयतन जो होगा कितना हो जाएगा? इसको मैं लिख देता हूं V2 माइनस V1। तो ये कितना हो जाएगा? बोलो 250 बाद में हो गया और पहले कितना था? 100। तो B का जो आयतन होगा कितना हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा वो मेरे पास C हो जाएगा। फिर सिंपल सा फॉर्मूला है। कौन सा नियम लगाया मैंने? बॉयल का नियम। कौन सा लगाया? बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या होता है? नियत ताप पर जो P1 V1 है वो किसके बराबर होता है? P2 V2 के, या फिर PV बराबर होता है वो क्या होता है? नियतांक होता है। ये बॉयल का नियम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने जो 12वां क्वेश्चन है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट। यानी निम्न में से कौन सा जो है फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं पाया जाता। 2 प्रकार के आपने डिफेक्ट पढ़े होंगे, जिसमें एक को तो हम कहते हैं शॉर्ट की और एक को हम क्या कहते हैं? फ्रैंकल। 2 प्रकार के डिफेक्ट हैं। शॉर्ट की के बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं? जनरली इसके अंदर जो एग्जांपल आएंगे वो आएंगे NaCl, इसके अंदर आएंगे हमारे पास सीजियम क्लोराइड, इसके अंदर हमारे पास आएगा AgBr। इस तरीके के ऑप्शन आते हैं इसके अंदर। इसके अंदर अच्छा इसी के अंदर KCl भी आता है, KBr भी आता है, ये सभी इसी के अंदर आते हैं। अगर इसके अंदर बात करेंगे फ्रैंकल की तो इसके अंदर ZnS आता है, इसके अलावा B2O3 आता है, AgCl आता है, AgBr तो आएगा। AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है, AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें दोनों प्रकार के डिफेक्ट पाए जाते हैं। शॉर्ट की भी पाया जाता है और फ्रैंकल भी पाया जाता है। ऑप्शन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा है जिसमें फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं पाया जाता? तो देखो अभी बताया AgBr के अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट है, AgCl के अंदर भी फ्रैंकल डिफेक्ट है, ZnS के अंदर भी फ्रैंकल डिफेक्ट है, लेकिन KBr के अंदर कौन सा डिफेक्ट होता है? शॉर्ट की। तो इसका मतलब आंसर जो जाएगा मेरे पास कौन सा हो जाएगा? शॉर्ट की KBr वाला हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए तो अब जो है हम लोग बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप पढ़ते रहिए क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में आपके एग्जाम है। चलिए धन्यवाद।